मेरा जवाब ही आना बंद हो गया है डेरिवेशंस का नाम लेते ही। तो किसी को कुछ पूछना है भाई? कल जो डेरिवेशंस हमने करी थी उनसे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट आया हो? नो सर, नो सर। जरा एक बार ये ट्राई करें ना, तब तक जब तक हम क्लास स्टार्ट करें तब तक ये ट्राई करें यार। एक सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है बेटा अपने पास, ठीक है ना, जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, ठीक है। एक पॉइंट है अंदर ए, एक पॉइंट है बाहर बी। हमें दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें दोनों ही पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। कर सकते हो भाई? ये फॉर्मूला आपके सामने अवेलेबल है। आर बी, आर बी, इसको हम लिख दें आर ए, ये लिख दें आर ए, ठीक है जी। चलो कर लोगे ट्राई, पता है मुझे भरोसा है इतना तुम लोगों पे, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं बेटा अपन, ठीक है ना। अपना ये एक दो पॉइंट्स बच रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में। दो टॉपिक्स बच रहे थे अपने, एक सॉलिड सिलेंडर और एक इनफाइनाइट शीट, ठीक है। दोनों का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है ना। हम नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं, ये बात हरदम ध्यान रहे बेटा, क्योंकि अगर हम कंडक्टिंग की बात करेंगे ना, आप कोई भी सरफेस अगर कंडक्टिंग ले लोगे तो वॉल्यूम के अंदर कभी भी चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। सारा चार्ज सरफेस पे रहेगा, वॉल्यूम में चार्ज नहीं होगा। इसलिए हम स्पेसिफाई कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर हम तभी बात कर सकते हैं जब हमारा नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। क्लियर है? तो चलो देखते हैं। एक सॉलिड सिलेंडर की वजह से एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर है जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ठीक है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज भरा हुआ है, ठीक है। तो सिग्मा की फॉर्म में हम फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे। ए पे अगर अंदर आप किसी भी पॉइंट पे देखते हैं तो फील्ड आएगी सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। सिग्मा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आर उस पॉइंट की एक्सिस से डिस्टेंस, इस वाले एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर हम अंदर देखें बेटा, इस सिलेंडर के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर हम अंदर ग्राफ बनाएंगे बेटा, जीरो से लेके यानी कि यहां से यहां तक जब आप आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी इंक्रीज कर रही है, दिखाई दे रहा है भाई अपने को। और यहां से ही पता चल रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर हम बाहर देखते हैं किसी भी पॉइंट पे तो रो आर स्क्वायर, जहां पे आर इसका रेडियस है सिलेंडर का, ठीक है ना। कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ द सिलेंडर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। आर क्या है? क्या इस पॉइंट की एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है ना। डिस्टेंस उठा एक्सिस से मेजर करनी है, ना कि यहां से, ठीक है ना। यहां से मेजर नहीं कर रहे हम ये डिस्टेंस, हम यहां से मेजर कर रहे हैं, सिलेंडर के एक्सिस से मेजर कर रहे हैं डिस्टेंसेस, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला बन गया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। और अंदर हमें साफ साफ दिख रहा है, बाहर आउटसाइड बेटा हमें साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अपना ग्राफ हाइपरबोलिक आएगा, ठीक है। अगर हम सरफेस तक यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, सरफेस के बाद यूनिफॉर्मली नहीं, हाइपरबोलिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। और अपना फील्ड मैक्सिमम होगा सरफेस पे, यहाँ पे अपना जो फील्ड होगा ये क्या होगा बेटा? मैक्सिमम होगा, ई मैक्स, ठीक है। और मैक्सिमम फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास? अगर हम बात करें मैक्सिमम फील्ड की, तो मैक्सिमम फील्ड के लिए आप अपना ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इस्तेमाल कर ले चाहे ये इस्तेमाल कर ले, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं मैक्सिमम देखूं तो आएगी सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैक्सिमम फील्ड विल बी
सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो नोट डाउन कर ले सभी बच्चे ये। फिर लास्ट हम अपना इनफाइनाइट शीट का डिस्कशन करते हैं और फिर क्वेश्चंस करते हैं गॉस लॉ के आज। ठीक है, क्लियर है? नोट डाउन कर लिया सभी ने या कर रहे हो अभी? हाँ जी बेटा, कर लिया सभी ने नोट? बेटा ग्राफ से रिलेटेड डायरेक्ट नीट वाले बच्चों के लिए तो डायरेक्ट ग्राफ ही पूछा जाता है। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा कि एक सॉलिड सिलेंडर है, उस पे कुछ चार्ज है। ठीक है, आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन का ग्राफ बनाइए। ठीक है, अब उसमें पार्ट्स में पूछ सकता है, वो पूछे कि भाई अलग से पूछ ले कि एक्सिस से लेके सरफेस तक का ग्राफ ड्रॉ करो, तो सिर्फ आपको इतना बताना है। ठीक है, इधर इधर वाला, राइट, ये वाला। ठीक है, अगर पूछ ले कि सरफेस से बाहर किसी भी पॉइंट तक, इंफिनिटी तक, तो हमें सिर्फ ये ग्राफ बताना है। अगर टोटल पूछ ले तो अपने को ये टोटल ग्राफ बताना होगा। ठीक है, नीट में ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, चाहे वो ग्रेविटेशन चैप्टर हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ग्राफ का क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। ठीक है, तो ग्राफ सारे याद होने चाहिए आपको, और ग्राफ्स अपने आप याद हो जाएंगे, आपको फॉर्मूलाज याद हैं। और जो मुद्दे की बात है ना, आपको किसी फॉर्मूला के रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गॉस लॉ अप्लाई करना आता है, आप अच्छे से अपना गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हो, तो आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलो मिटा देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं बेटा अपन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, उसकी वजह से फील्ड क्या होगा? ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिपीट कर दे बेटा एक बार, किसका, सिलेंडर का, या फिर जो ग्राफ वाली बात कर रहे थे या फॉर्मूलाज वाली बात कर रहे थे वो? सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर का करते हैं बेटा, एक बार अपन ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया सॉलिड स्फीयर का, कल जो हमने पढ़ा था, तो हम डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे आपका। ठीक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो जी, अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट। इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट, थिन शीट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है। ठीक है, मान लीजिए ये एक शीट है अपने पास, इनफाइनाइटली लॉन्ग, यानी कि इस तरफ भी दूर तक जा रही है, इस तरफ भी कुछ नहीं पता इसके एंड का, इस तरफ भी कुछ नहीं पता, हर तरफ से इनफाइनाइट है। ठीक है ना, यानी कि एक पतली शीट बहुत बहुत ज्यादा लंबी। ठीक है ना, वॉल ऑफ चाइना की तरह। इस पे हम मान ले बेटा यूनिफॉर्म चार्ज, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे चार्ज, और इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। तो इस शीट की बड़ी खासियत है, आप किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो पॉइंट शीट पे हो, चाहे शीट के इस तरफ हो, ऊपर नीचे, हर पॉइंट पे फील्ड अपनी आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फील्ड फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट का बहुत बड़ा एप्लीकेशन, कि आप उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे देख लो, चाहे पॉइंट उसके पास है, चाहे बहुत ज्यादा दूर है, चाहे बहुत बहुत ही ज्यादा दूर है, हर पॉइंट पे फील्ड क्या रहेगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये फील्ड अपनी कांस्टेंट रहेगी, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। फील्ड ड्यू टू लॉन्ग शीट, इसी में टीएनटी डाल लें और लिख लें फील्ड ड्यू टू लॉन्ग शीट। Field due to infinitely long sheet does not depend on, field due to infinitely long sheet does not depend on distance, does not depend on distance of the point.
हाँ जी बिल्कुल बेटा, नॉन कंडक्टिंग शीट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और वैसे शीट में कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हम थिन शीट मान रहे हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन शीट। तो थिन शीट चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, ठीक है। क्योंकि थिन मतलब जिसकी थिकनेस बहुत कम है, चार्ज तो ऑलमोस्ट सरफेस पे ही रहेगा जब थिकनेस ही नहीं है तो, ठीक है। रिपीट कर दो बेटा, बिल्कुल लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long sheet, electric field due to infinitely long sheet does not depend does not depend does not depend on does not depend on distance। ठीक है, एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर अगर शीट अपनी थिक हो तो, थिन शीट का तो हमने लिख दिया, अगर हमारी शीट थिक हो तो उसके लिए आप, वैसे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर हम शीट थिक लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। उसके लिए बेटा हमें फील्ड लाइंस पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। आप इमेजिन करो कि आपने एक शीट ऐसे रखी, या ये बोर्ड मान लो, ये बोर्ड एक शीट है, ठीक है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज का पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। तो इससे निकलने, चार्ज यूनिफॉर्म है, इससे फील्ड किस तरफ निकलेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो फील्ड बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि आप इस तरफ से देखोगे तो फील्ड इस तरफ आ रही है, पीछे की साइड से देखोगे तो फील्ड उस तरफ जा रही है, ठीक है। अगर मैं इसमें एक अपनी सिमेट्री बनाता हूं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूं, तो गॉसियन सरफेस हमारा बनता है सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनता है, ठीक है। ये एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन गया, इसमें से फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, इधर से फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ठीक है, क्लियर है। और इस सिलिंड्रिकल सरफेस में, इस वाले सरफेस से, अगर मैं इस वाले सरफेस से बात करूं, इस सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा, कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर, तो एंगल 90 डिग्री, एंगल 90, तो फ्लक्स 0। तो इस सरफेस में कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट कीजिए कि इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा, इस सरफेस में से फ्लक्स निकालो बस। जब भी आपके सामने थिक शीट आए तो आप इस सरफेस में से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर लें, ठीक है। वैसे हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं थिक शीट, ठीक है, क्योंकि जो इसकी कैलकुलेशंस होती हैं वो लिटिल बिट डिफिकल्ट होती है थिक शीट की, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, हो गया बेटा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हम गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम गॉस लॉ की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे हम कुछ, ठीक है। ऐसे ही हम कोई भी प्रॉब्लम नहीं उठा के बैठेंगे, जो टाइप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं, तो प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक तो बेटा गॉस लॉ में ना क्यूब वाले क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, क्यूब वाले कि भाई एक क्यूब है, ठीक है, आपके पास एक क्यूब दे दिया गया और कहा गया कि इस क्यूब के ना एक एज पे एक चार्ज रखा हुआ है, एज पे या बोल दिया गया इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे, ज्योमेट्रिक सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है। तो बताइए इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्यूब में से टोटल फ्लक्स, फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा हूं मैं, नेट फ्लक्स, इस क्यूब में से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, ठीक है, टोटल फ्लक्स कितना पास होगा। तो टोटल फ्लक्स के लिए बेटा गॉस लॉ अपने पास है, गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। मान लो यहाँ पे चार्ज था क्यू, चार्ज था क्यू, तो कितना फ्लक्स पास होगा बेटा, टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं नेट फ्लक्स की बात कर रहा हूं कि पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स पास होने वाला है। अगर आप क्यूब के अंदर एक चार्ज रख देते हैं सिमेट्रिकली, अगर हम चार्ज को सिमेट्रिकली रख रहे हैं तो ही वैलिड है ये बात,
ठीक है, और हमारा पार्ट जो है सिलेबस का वो सिमेट्रिकली ही है, अनसिमेट्रिकली हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है, आप एक चार्ज को क्यूब के अंदर सिमेट्रिकली रख दें, यानी कि उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे रख दें, तो उस क्यूब में से टोटल फ्लक्स पास होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दूसरा अगर मैं देखूं बेटा, ये चार्ज हर सरफेस से इक्वी डिस्टेंट है, चाहे आप इस सरफेस की बात कर लो, चाहे इसकी बात कर लो, चाहे इसकी, जितने भी सरफेसेस हैं हर सरफेस से क्या ये चार्ज इक्वी डिस्टेंट है? बिल्कुल है भैया, हर सरफेस से इक्वी डिस्टेंट है ना, तो हर सरफेस में से इक्वल फ्लक्स पास होगा। तो दूसरा सवाल पूछा जा सकता है, फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, हर एक सरफेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा? तो हर एक सरफेस में से फ्लक्स क्या आ जाएगा बेटा? क्यूब के सरफेस कितने होते हैं? कितने सरफेस होते हैं क्यूब के भाई? 6। तो कितना आ जाएगा बेटा फ्लक्स? डिवाइड कर दो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये चार्ज जितना फ्लक्स जनरेट कर रहा है इक्वली हर सरफेस में से पास होने वाला है। वो फ्लक्स वो हर सरफेस में से इक्वली पास होगा वो फ्लक्स। ठीक है, अगर सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो, अगर अनसिमेट्रिक है तो ऐसा वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये बड़ा आम सवाल है क्यूब वाला, अगर डाउट हो तो पूछ लो, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं ना, इतना भारी कोई लॉजिक लग नहीं रहा, सिमेट्री है, कॉमन सेंस लग रही है थोड़ी सी। ठीक है, दूसरा ही क्यूब का जो एक और सवाल बनता है, जो आया हुआ भी है अपने प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में, कि चार्ज को ना अब की बार क्या किया, क्यूब के ज्योमेट्रिक सेंटर पे ना रख के उसके एक एज पे रख दिया, एक वर्टिस पे रख दिया। ये अपना क्यूब, ठीक है, ये अपना क्यूब है, और अब की बार चार्ज को सेंटर पे नहीं रखा, चार्ज को रख दिया एक वर्टिस पे, चार्ज को रख दिया भैया यहां पे, इस वर्टिस पे रख दिया चार्ज को, तो ये आ गया अपना चार्ज, मान लीजिए क्यू चार्ज था अपना। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? ये चार्ज अपना क्यू अब की बार वर्टिस पे रख दिया। अब पूछा फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू, फ्लक्स थ्रू होल क्यूब, इस क्यूब में से कितना फ्लक्स पास करने वाला है? फ्लक्स थ्रू होल क्यूब, पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स पास करेगा? है किसी के पास जवाब इस बात का कि इस पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स पास करने वाला है अगर चार्ज को मैं एज पे रख दूं? एक्चुअली ये सवाल ना फिजिक्स का कम होके केमिस्ट्री का ज्यादा है। ठीक है, आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा है बेटा? केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट है या ना? आता है सभी को सॉलिड स्टेट? सॉलिड स्टेट चैप्टर जिसमें हम वो पढ़ते हैं ना, एफसीसी, बीसीसी, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, पढ़ते हैं ना ये सब। तो आपको याद होगा, आप देखते हैं कि जब एक जो मॉलिक्यूल, एक एटम, जो मॉलिक्यूल जो कॉर्नर पे होता है, उसको कितने क्यूब शेयर करते हैं, कितने यूनिट सेल्स शेयर करते हैं? जो एज पे होता है, जो कॉर्नर पे होता है एक मॉलिक्यूल, उसको कितने यूनिट सेल्स शेयर करते हैं? 8। बिल्कुल बेटा, एकदम करेक्ट बेटा, 8 उसको शेयर करते हैं, 8 क्यूब्स उसको शेयर करते हैं। तो भैया इसके हिस्से सिर्फ 1/8 हिस्सा आएगा फ्लक्स का, इसके हिस्से सिर्फ 1/8 आ रहा है, तो इसमें से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा ना, वो भी 1/8 ऑफ द चार्ज की वजह से आएगा, 1/8 ऑफ द चार्ज की वजह से आएगा। ठीक है, क्लियर है? समझ आया? किसी को कोई डाउट इस चीज में? किसी को कोई डाउट नहीं? अब मैं अगला पार्ट इसमें पूछ लूं, ये पूछा गया था अपने एग्जामिनेशन में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, हर एक सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? ठीक है, ईच सरफेस नहीं पूछूंगा अब, क्या मैं अब की बार क्या कर दूं, ये एक सरफेस मैंने हाईलाइट कर दिया, ये बताइए इस सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होने वाला है?
ईच सरफेस नहीं पूछ रहा। जो टॉप है ना, एकदम छत है, छत में से कितना फ्लक्स पास होने वाला है, फ्लक्स थ्रू शेडेड सरफेस। तो बताओ भाई, कोई किसी के पास जवाब हो तो। फ्लक्स थ्रू शेडेड सरफेस है किसी के पास जवाब? कितना फ्लक्स पास होने वाला है इसमें से, शेडेड सरफेस में से? हाँ जी, नहीं है। देखो बेटा, अब यहाँ पे थोड़ा हम सूझबूझ से काम लेंगे, थोड़ा समझदारी से काम लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जल्दबाजी में इसको 6 से डिवाइड कर देंगे फिर से, है ना। और तुम्हारी दया से वो आंसर भी ऑप्शन में अवेलेबल होगा, बिल्कुल अवेलेबल होगा, और हम गलत टिक करके आ जाएंगे। ध्यान से क्या काम करें बेटा, ये चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज की फील्ड लाइंस, जिस प्लेन में चार्ज रखा है, ठीक है, मान लो एक सीधी सी बात, एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर प्लेट है, ये एक स्क्वायर प्लेट है, और इसके कॉर्नर पे मैं एक चार्ज रख दूं, इसके कॉर्नर पे मैं एक चार्ज रख दूं, तो इस चार्ज की वजह से इस प्लेट में से कितना फ्लक्स पास होगा, इस चार्ज की वजह से इस प्लेट में से कितना फ्लक्स पास होगा? हाँ जी, जवाब चाहिए, जवाब भैया। इस चार्ज की वजह से इस प्लेट में से कितना फ्लक्स पास होने वाला है? इस सवाल को भूल जाओ, मैं सिर्फ जितना पूछ रहा हूं ये कि आपको एक प्लेट दे दी गई, ये एक प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, इसके कॉर्नर पे एक चार्ज रख दिया आपने Q, इस चार्ज की वजह से इस प्लेट में से कितना फ्लक्स पास होने वाला है? कुछ फ्लक्स पास होगा, हाँ या ना? कुछ फ्लक्स पास होगा भाई इस चार्ज की वजह से, इसमें से नहीं होगा, शायद, शायद नहीं बेटा, पक्का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, इस चार्ज की फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी इस सरफेस में से, ऐसे निकलने वाली बेटा इस सरफेस में से, यानी कि फील्ड लाइंस सरफेस के पैरेलल होंगी, फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल। और ये मैं बता चुका हूं कि जब फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल है तो कोई भी फ्लक्स पास करने वाला नहीं है उसमें से। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? अब देखो, ये जो चार्ज है ये इस प्लेट के प्लेन में है, इस प्लेट के कॉर्नर पे रखा हुआ है ना, जो सबसे नीचे वाली है इसके कॉर्नर पे है, तो इसकी वजह से इसमें फ्लक्स 0। ये चार्ज इस वाले प्लेट के भी तो कॉर्नर पे है, जो इधर प्लेट खड़ी है, सामने जो प्लेट खड़ी है, सामने जो प्लेट खड़ी हुई है उसके भी तो कॉर्नर पे है, तो इसमें से भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। और यही चार्ज, ये जो साइड वाली एक प्लेट है, इसके भी तो कॉर्नर पे है भाई। एक चार्ज जो कॉर्नर पे रखा है वो 3 साइड्स के कॉर्नर पे रखा है। अगर हम देखें उसको ध्यान से, नीचे वाली साइड, एक ये फ्रंट साइड और ये लेफ्ट साइड, इन तीनों साइड्स के कॉर्नर पे रखा है, तो इन तीनों साइड्स में से क्या कुछ फ्लक्स पास होगा? अगर कोई भी पूछ ले कि इस साइड में से, इस साइड से और इस साइड से कितना फ्लक्स पास होगा, तो हमारा आंसर हमारे नंबरों की तरह होना चाहिए, कितना बड़ा 0। ठीक है, तो अब यहां पे जो इस क्यूब में जो फ्लक्स आया वो सिर्फ 3 साइड्स में डिवाइड होगा, तो सिर्फ और सिर्फ 3 साइड्स में डिवाइड होगा, एक इसमें, एक इसमें और एक ऊपर वाली में। ठीक है, तो अब फ्लक्स थ्रू, अगर मैं इनमें से किसी भी एक साइड से पास होने वाला फ्लक्स पूछता हूं तो क्या आएगा बेटा? Q/24 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके हिस्से आया था Q/8 एप्सिलॉन नॉट, और उसके भी 3 हिस्से हो गए, इसमें से और एक सामने वाला, इसमें से तो 0, तो सिर्फ 3 ही हिस्सों में डिवाइड हुआ, तो डिवाइडेड बाय Q/8 एप्सिलॉन नॉट था, उसको 3 से डिवाइड कर दो, तो एक फेस के हिस्से में इतना फ्लक्स आने वाला है, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर सभी को? किसी को कोई डाउट इस चीज में? किसी को कुछ समझ नहीं आया हो इसमें? पूछ लो सर कैसे आ गया ये 6 साइड्स में, क्यों नहीं डिवाइड हुआ? किसी के मन में कोई भी सवाल चल रहा है तो पूछ लो। ठीक है जी, नो सर, चलो फिर अगर नहीं है सवाल तो फिर
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक जो कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है गॉस लॉ में हमारी, तो क्या है कि थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ना आदमी को क्यूब नहीं बना के दिया जाता, थोड़े मजे ले लिए जाते हैं, फन कर लिया जाता है। ठीक है ना, प्रॉब्लम नंबर 2 की हम बात करें अपना, आपको क्या बताया जाएगा कि एक प्लेट है भैया, ये एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, इसकी साइड है ए और ए, स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, एक स्क्वायर प्लेट है, ऐसे रखी हुई है, हॉरिजेंटली रखी हुई बेटा प्लेट, हॉरिजेंटल, मैं बोर्ड में शो नहीं कर सकता ना, इसलिए थोड़ा कलाकारी करने की कोशिश की है। हॉरिजेंटली रखा हुआ आपने प्लेट को, और उसके बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर के बिल्कुल ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है, बिल्कुल ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है Q, और H हाइट पे ये सरफेस था स्क्वायर सरफेस, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर से बिल्कुल ऊपर, ज्योमेट्रिक सेंटर के बिल्कुल ऊपर प्लेट के एक चार्ज रख दिया Q H हाइट पे, और दिया हुआ है कि H इज इक्वल टू A/2, H इज इक्वल टू A/2। तो बताओ इस सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होने वाला है, और हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा जो हमें प्लेट के लिए फ्लक्स बता दे, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने, नहीं पढ़ा ना, पक्का नहीं पढ़ा ना अपन ने ऐसा कोई फॉर्मूला। कैसे करेंगे फिर इस प्रॉब्लम को, H इज इक्वल टू A/2, ध्यान रहे A/2, भैया मैं ऐसा मान सकता हूं कि एक प्लेट मान लो ऊपर है, अच्छा एक क्यूब मान लो, पहले एक क्यूब अज्यूम करो कि एक क्यूब है आपके पास, ठीक है, ये इसकी सारी प्लेट्स बेटा क्यूब की स्क्वायर होती है, ठीक है, ये वाली प्लेट स्क्वायर, ठीक है, और क्यूब की हाइट अगर मैं साइड ए मान रहा हूं, क्यूब की साइड ए मान रहा हूं, तो क्यूब की हाइट भी कितनी होगी, ए, ठीक है। अब सिर्फ इस प्लेट को अज्यूम करो, हमारे पास सिर्फ बॉटम वाली प्लेट है, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर से A/2 डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज रख दिया, यानी कि क्यूब से कंपेयर करूं तो क्यूब के सेंटर पे नहीं हो गया भाई ये चार्ज, अगर मैं यहाँ पे क्यूब इमेजिन करूं, ऐसी बहुत सारी दो प्लेट इधर, एक ऊपर एक इधर और एक प्लेट उधर लगा दूं मैं, तो क्या ये एक क्यूब सा इमेजिनरी इमेजिन करना है, सिर्फ एक्चुअल में नहीं लगाना। अगर मैं इस प्लेट के जस्ट ऊपर चार्ज रखूं A/2 हाइट पे, तो इसको क्यूब की तरह अगर हम देखें तो ये चार्ज क्यूब के सेंटर पे हो गया, ठीक है, चार्ज क्यूब के सेंटर पे हो गया, तो हर साइड में से कितना फ्लक्स पास करता है बेटा, Q/6ε0, और यही हमारा सही जवाब होगा, Q/6ε0, एकदम सही जवाब अपना यही होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, फिर से क्या याद रखना है बेटा, इज चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस्ड और नॉट, अगर ये चार्ज H की बजाय A डिस्टेंस पे दे देता तो हम इसको नहीं कर पाते, अगर ये बोलता कि A/2 की बजाय इसको A हाइट पे रखा है तो हम इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाते, अभी तक की इतनी लॉजिक है, ठीक है। फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ता, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा अभी है नहीं हाल फिलहाल, ठीक है। तो अपने लिए जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि हमारे लिए सिर्फ सिमेट्रिक चार्जेस का केस है, ठीक है, क्लियर है भाई, हाँ जी, कोई समस्या किसी को, कोई परेशानी, हाँ जी, चलो एक जो इसमें गॉस लॉ में सवाल बनता है, एक और टाइप सवालों की अपनी, समझ आ रहा है भाई, या इधर 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 से तो नहीं जा रहा है कहीं, सब समझ आ रहा है ना, नो सर, ये समझने के लिए नो सर कह रहे हैं, डाउट नहीं है इसके लिए नो सर बोल रहे हो, ठीक है। चलो बेटा एक टीएनटी बनाए, वो प्रॉब्लम करने से पहले मैं एक टीएनटी बनवा रहा हूं, एक टीएनटी बनाए और उसमें लिखें, एक टीएनटी बनवाए और उसमें लिखें, फर्स्ट पॉइंट लिखें बेटा उसमें, इफ
फ्लक्स आउटगोइंग इज ग्रेटर देन फ्लक्स इनकमिंग। सेकेंड पॉइंट की मैं बात करूं, इफ फ्लक्स इनकमिंग इज ग्रेटर देन फ्लक्स आउटगोइंग। ठीक है, कई बार आपको ऐसी सिचुएशन दी जाएगी कि आपको एक क्लोज सरफेस दे दिया जाएगा, आपको एक क्लोज्ड सरफेस दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इस सरफेस में ना कुछ फ्लक्स एंटर कर रहा है, phi1 फ्लक्स एंटर कर रहा है, कुछ फ्लक्स इससे बाहर निकल रहा है phi2। हमें चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि सरफेस में चार्ज कितना है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, सिर्फ इतना बताया गया कि इनकमिंग फ्लक्स है phi1, आउटगोइंग फ्लक्स है phi2, आउटगोइंग फ्लक्स है अपना phi2, और वो पूछेगा फाइंड चार्ज एनक्लोज्ड, फाइंड चार्ज एनक्लोज्ड, बताओ इसमें कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज भरा हुआ। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले एक चीज देखते हैं, आपको phi2 दिया होगा, phi1 दिया हुआ होगा, अगर आउटगोइंग फ्लक्स इनकमिंग फ्लक्स से ज्यादा है, आउटगोइंग फ्लक्स इनकमिंग फ्लक्स से ज्यादा है, अरे भैया इतनी बड़ी बात लिख दी हो, अरे घबराने की भैया कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, सब्जेक्ट ही तो है, फिजिक्स है, कोई बात नहीं, आ जाएगी। ठीक है ना, देखो पहले दिन में तो कोई आइंस्टाइन बनता नहीं है, आइंस्टाइन न्यूटन कोई बनता नहीं पहले दिन में। ठीक है, तो घबराए ना, आपके लिए बैकअप क्लास रख लेंगे, जिन बच्चों का जो पीछे का छूट गया है, ठीक है ना, वो बच्चे मेरे से संपर्क कर लें, मैं व्हाट्सएप नंबर अपना बता दूंगा। ठीक है, तो आपके लिए बैकअप क्लासेस का अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, घबराए नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, कुछ खास नहीं छूटा, अभी तक बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ है अपना। ठीक है, अभी हम जस्ट गो स्लो तक ही पहुंचे हैं, तो ये वाला बैकअप हो जाएगा आराम से। ठीक है, कितने बच्चे हैं नए आज यहाँ पे, जिनकी फर्स्ट क्लास है, जिनकी फर्स्ट क्लास है वो 1 लिख के भेज दे जरा। ओके जी, ओके ओके बेटा, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, है ना, कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम एक बार तो जैसे 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्लासेस जो आपका छूटा है वो आपका पूरा का पूरा कवर हो जाए। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, घबराए नहीं बिल्कुल भी बच्चे। ठीक है जी, चलो हम इसकी बात कर रहे थे बेटा, आउटगोइंग फ्लक्स अगर इनकमिंग फ्लक्स से ज्यादा है, आपको 2 फ्लक्स बताए गए, एक आउटगोइंग एक इनकमिंग, अगर आउटगोइंग इनकमिंग से ज्यादा है तो डेफिनेटली इस सरफेस के अंदर जो एनक्लोज्ड चार्ज है ना वो पॉजिटिव है, चार्ज एनक्लोज्ड इज ग्रेटर देन 0, चार्ज एनक्लोज्ड इज ग्रेटर देन 0। अगर आउटगोइंग फ्लक्स इनकमिंग फ्लक्स से ज्यादा है तो एनक्लोज्ड चार्ज 0 से बड़ा होगा। मैं ये चीजें क्यों समझा रहा हूं ना, क्योंकि मुझे पता है, मेरे विद्यार्थियों पे भरोसा है मुझे, कि एक जो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो साइन होता है ना, वहां पर विद्यार्थी के गलती करने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। दैट्स व्हाई मैंने टीएनटी बनवाया है, और आप इस चीज को समझ लें, क्योंकि आप बार बार फिर साइन के पीछे भागेंगे और गलती कर बैठेंगे। ठीक है, अगर इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स से ज्यादा है, अगर इनकमिंग फ्लक्स जो फ्लक्स अंदर आ रहा है वो बाहर जाने वाले फ्लक्स से ज्यादा है, तो भैया एनक्लोज्ड चार्ज विल बी लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा, इस केस में पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब इसका प्रॉब्लम्स में क्या यूज है, हमसे क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है इसमें। ठीक है, करें डिस्कस क्वेश्चन का कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें अपने से पूछा जाएगा। ठीक है, चलो लिख लिया बेटा सभी ने ये, हाँ जी बेटा, सभी का हो गया, चलिए
मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ बेटा, कहीं सभी को समझ तो आ रहा है, मेरी स्पीड को पकड़ पा रहे हैं ना आप लोग? अगर नहीं है, अगर कोई इश्यू होता है तो आप बोल दीजिए, चैट बॉक्स में बता दिया करें। मैं चैट बॉक्स देखता रहता हूँ, जैसे ही कोई लिखता है ना मैं तुरंत पहुंच जाता हूँ वहां पे। बाज वाली आंखें हैं मेरी। सही है स्पीड अभी? फास्ट तो नहीं चल रहा ना? चलो जी ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपसे क्या पूछी जाएगी, लिखे बेटा एक क्वेश्चन लिख के। चलो मैं वैसे ही यहीं पे लिख देता हूं। एक क्लोज सरफेस है, एक क्लोज सरफेस दिया आपको, और आपको बताया गया कि उस सरफेस में ना इनकमिंग फ्लक्स जो था, उस सरफेस में कुछ फ्लक्स जो अंदर आ रहा था, अंदर आ रहा था फ्लक्स, वो अपने को दे दिया 4 इंटू 10 पावर 4, 4 इंटू 10 पावर 4, और आउटगोइंग फ्लक्स अपने को दे दिया 2 इंटू 10 पावर 2। इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स दे दिया आपको एक सरफेस के अंदर। एक क्लोज सरफेस है, उसमें इतना फ्लक्स अंदर आ रहा था, इतना फ्लक्स बाहर आ जा रहा था, ठीक है ना, इतना फ्लक्स बाहर जा रहा था। क्लियर है? ठीक है जी। तो बताइए भैया, क्या बताइए? फाइंड चार्ज एनक्लोज्ड, फाइंड चार्ज एनक्लोज्ड। बताइए उस सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज्ड था, कितना चार्ज एनक्लोज्ड था। ठीक है, तो अब देखो तुम्हारे मास्टर जी ने जो तुम्हें टीएनटी लिखवाया है ना, वो सिर्फ नोटबुक में पेज भरने के लिए नहीं लिखवाया, पहले उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये चीज किस लिए जरूरी है, आप साइन में गलती करेंगे, इसलिए मैंने टीएनटी लिखवाया। तो पहले टीएनटी पे पहुंचे। आप देखें बेटा, इनकमिंग फ्लक्स बड़ा है या आउटगोइंग फ्लक्स बड़ा है? इनकमिंग फ्लक्स भी दिया हुआ है आपको, आउटगोइंग फ्लक्स भी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये 10 पावर 4 ही मान लो चाहे, ठीक है। इनकमिंग फ्लक्स भी पता है, आउटगोइंग फ्लक्स भी पता है भाई। इनकमिंग फ्लक्स ज्यादा है, आउटगोइंग फ्लक्स कम है। इनकमिंग फ्लक्स इज ग्रेटर देन आउटगोइंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स से ज्यादा है। तो अंदर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। अंदर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। तो ये बात दिमाग में बिठा ले यहां से, क्योंकि जब आप आंसर पे टिक करने चलोगे ना, तो सेम वैल्यू के दो आंसर्स मिलेंगे, एक जिसमें नेगेटिव साइन लगा होगा, एक जिसमें पॉजिटिव लगा होगा, और जिसमें पॉजिटिव टिक कर दिया वो गया। ठीक है, तो अब एक चीज पता चल गई कि इस सरफेस में चार्ज एनक्लोज्ड अपना कैसा होगा? नेगेटिव। अब चार्ज एनक्लोज को निकालें कैसे? भैया फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q enclosed by epsilon naught, Q enclosed by epsilon naught। तो मैं Q enclosed को क्या लिख सकता हूं? phi epsilon naught, phi epsilon naught। और ये phi टोटल होता है बेटा, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। तो आप क्या कर दो बेटा, टोटल फ्लक्स क्या आएगा? बड़े फ्लक्स में से छोटा फ्लक्स माइनस कर दो। यहां पे ये वाला वो पॉइंट है जहां पे आप गलती करोगे, क्योंकि अब यहां से आपके पास दो तरीके हैं, दोनों अपने ही हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं हम, कहा था ना। तो चाहे उस तरीके से कर लो, इनकमिंग फ्लक्स को ले लो नेगेटिव। टोटल फ्लक्स क्या आएगा भाई? इनकमिंग फ्लक्स प्लस आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव ले लो, 2 इंटू 10 पावर 4, और मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पहला तरीका ये। अगर ये तरीका नहीं आजमा रहे तो आप सीधा यूज कर लो यार, बड़े फ्लक्स में से छोटा माइनस कर दो। हम साइन ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, चाहे आंसर में नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, हमने फाइनल आंसर को नेगेटिव ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम डिसाइड कर चुके हैं पहले अपनी ट्रिक से कि भैया एनक्लोज चार्ज नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो देखें इस प्रॉब्लम के लिए अगर मैं देखूं, Q एनक्लोज कितना आएगा बेटा? टोटल फ्लक्स, बड़े फ्लक्स में से छोटा माइनस कर दो, तो 4 इंटू 10 पावर 4, तो कॉमन आ गया 4 माइनस 2 इंटू 10 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बच गया? 2 इंटू 10 पावर 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट।
ये एनक्लोज चार्ज आपको मिल गया उस सरफेस में। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, कांस्टेंट है बेटा, ठीक है ना, 8.85 इंटू 10 पावर -12, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, आपको चार्ज एनक्लोज पता है। अब क्या परेशानियां बचती है जीवन में, ठीक है, सब कुछ तो अच्छा है, आप उसकी वैल्यू रखिए, आपको क्या मिल जाएगा, चार्ज एनक्लोज। लेकिन ध्यान रहे साइन उसके साथ आपने क्या लगाना है, साइन मस्ट बी नेगेटिव, क्योंकि हम चार्ज का साइन कैलकुलेट कर चुके हैं कि इस सरफेस में नेगेटिव चार्ज एनक्लोज होगा, ठीक है। तो फिर से लिख लें, बी केयरफुल अबाउट साइन, बी केयरफुल अबाउट साइन। और ये गॉस लॉ के वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में से है, ये वाली जो टाइप है ना, वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल, ये पूरी पूरी जिस तरह के सवाल आने की उम्मीद होती है उस टाइप के सवालों में से एक, ठीक है। क्लियर बेटा सभी को। नेक्स्ट टाइप पे बढ़े अपन, गॉस लॉ की अगले टाइप की प्रॉब्लम पे, ठीक है। चलो एक टीएनटी डाल लें, तो फिर से अगली प्रॉब्लम पे जाने से पहले एक और टीएनटी डाल लें, ठीक है। नए बच्चों को बता दें बेटा, टीएनटी का मतलब होता है टूल्स एंड टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स। जब भी आप अपने नोट्स रिव्यू करें, आप इन पॉइंट्स के थ्रू हरदम जाएं, क्योंकि ये वो पॉइंट्स होते हैं जिन पे बेस्ड डायरेक्ट लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर है भैया सभी को, ठीक है। तो लिखें एक स्पेशल टाइप अपना, मान लो आपको ना एक ऐसा सरफेस दे दिया जाए, एक सर्कुलर सरफेस, एक रिंग है जो आपने ऐसे रखी हुई है, ठीक है। रिंग का रेडियस है r, r इज द रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है। और इस रिंग के एक्सिस पे, इस रिंग के एक्सिस पे आपने एक चार्ज रख दिया, इस रिंग के एक्सिस पे हमने एक चार्ज रख दिया Q। अब क्या हमने रिंग को यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं किया, हमने रिंग के एक्सिस पे एक चार्ज रख दिया Q, यहां से h डिस्टेंस पे, h डिस्टेंस मान ले या h हाइट मान ले, h डिस्टेंस पे आपने एक चार्ज रख दिया। तो बताइए इस चार्ज की वजह से इस रिंग में से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू रिंग, फ्लक्स पासिंग थ्रू रिंग, इस रिंग में से कितना फ्लक्स पास होने वाला है। हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ये टाइप है, क्वेश्चंस की टाइप है। तो डायरेक्ट आपके लिए मैं इसको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, इसका फॉर्मूला डिस्कस करता हूं कि अगर आपने डिस्टेंस h है, रेडियस है r, रिंग ऐसे रखी हुई है बेटा, क्योंकि इसकी फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, ऐसे ऐसे इसमें से पास होंगी इसकी फील्ड लाइंस, ठीक है ना, बहुत सारी फील्ड लाइंस होंगी, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स इसमें से पास करने वाला है। कितना फ्लक्स पास करेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है भाई, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट, 1 माइनस h आएगा यहाँ पे खाली, 1 माइनस h अपॉन h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट। और ये फॉर्मूला बेटा 5 स्टार कैटेगरी फॉर्मूला है, ये टीएनटी ही 5 स्टार कैटेगरी टीएनटी है। ये फॉर्मूला आपकी इतनी हेल्प करने वाला है ना प्रॉब्लम सोल्व करने में, मजा आ जाएगा सवाल करके सीधा। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है ना सिलेंडर वगैरह की, मैं सारा इससे झट से निकाल सकता हूं इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। जहां पे h क्या है, उस चार्ज की रिंग के सेंटर से डिस्टेंस, एंड r इज रेडियस, q इस चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है। बना लिया सभी बच्चों ने टीएनटी, नोट डाउन कर लिया।
हाँ जी, नोट कर लिया सभी ने? जी कर लिया? चलिए ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं अपन अपना। इसी का एप्लीकेशन है लास्ट प्रॉब्लम अपना गॉस लॉ का, फिर हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गॉस लॉ का लास्ट प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन है बेटा आपके पास कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 2L, जिसकी लेंथ है 2L और रेडियस कहां गया इसका, ठीक है, लेंथ है 2L और इसका रेडियस है L। रेडियस L दिया हुआ है बेटा, क्योंकि सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है, तो ये इसका रेडियस है L और इसके बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर पे, इस सिलेंडर के बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, Q चार्ज रखा हुआ है बेटा ज्योमेट्रिक सेंटर पे, ठीक है, एक चार्ज है Q। सवाल है आपके लिए, फाइंड फ्लक्स पासिंग, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस। सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस होगा उसमें से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस। आप यहां पे बता दूं, आप गॉस लॉ यहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। क्यों नहीं कर सकते बेटा? पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की सिमेट्री स्फेरिकल होती है, सिलेंड्रिकल नहीं। तो पहली बात तो ये गॉसियन सरफेस नहीं है, तो कहीं गॉस लॉ के चक्कर में ना चले जाना कि इसको एक गॉसियन सरफेस माना और अप्लाई करते बिंदास गॉस लॉ, जी नहीं। इसीलिए उस दिन मैंने स्पेशली कहा था कि हर पॉइंट गॉस लॉ पे, गॉस सरफेस पे हर पॉइंट चार्ज से इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, और इसमें नहीं है। तो गॉस लॉ तो दिमाग से निकाल दे, गॉस लॉ तो कतई अपने दिमाग से निकाल दे, जहर की तरह है वो, ठीक है। अब हम कैसे निकालें इसमें से पास होने वाला फ्लक्स? फ्लक्स का तुम्हारे मास्टर जी ने तुम्हें एक फॉर्मूला और बताया था, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ नहीं है, पहली बात तो बता दूं। गॉस लॉ तब होता है जब आप ई डॉट डीएल को इंटीग्रेट करते, इससे इक्वेट करते, ठीक है। आप फ्लक्स को बेटा ऐसे भी निकाल सकते हैं, किसी भी क्लोज सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मानते हैं मेरी बात को? ठीक है। अच्छा अब देखो, इस सिलेंडर को ना मैं 3 सरफेसेस में डिवाइड कर लेता हूं। एक बेटा ये वाला सर्कुलर सरफेस, इसमें से भी तो कुछ फ्लक्स पास हो रहा है ना, चार्ज बीच में रखा है, कुछ फ्लक्स इधर वाले सरफेस से भी निकलेगा, निकलेगा भाई कुछ फ्लक्स तो, ठीक है। कुछ फ्लक्स इस सरफेस से भी जाएगा और कुछ कर्व्ड सरफेस से भी जाएगा। तो मैं 3 सरफेस मान लेता हूं। कर्व्ड सरफेस को मान लेते हैं सरफेस नंबर 3 और इस वाले को हम मान लेते हैं, इस सर्कुलर सरफेस को, सरफेस नंबर 2, ठीक है। मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स को डिवाइड कर दो भाई, फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 3 इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और अभी अभी अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ये बेटा एक सर्कल है, ये एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट चार्ज है सर्कल के एक्सिस पे रखा हुआ है भाई, बिल्कुल सेपरेट करके देखें इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा। ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन जिसकी लेंथ है L, रेडियस है L, और इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, कितने डिस्टेंस पे, L डिस्टेंस पे।
क्या ये अभी अभी हमने जो टीएनटी बनाया उससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है ये वाला? तो आप सेकेंड सरफेस और फर्स्ट सरफेस में से पास होने वाला फ्लक्स बता सकते हैं? ठीक है, होल्ड ऑन, सुने फिर से। ये जो चार्ज है, ये जो सर्कल सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, उसके एक्सिस पे रखा हुआ है भाई, उसके एक्सिस पे रखा हुआ है। तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने टीएनटी में लिखा अभी। ठीक है, दूसरी बात, ये चार्ज इससे एल डिस्टेंस पे है, तो इससे भी कितने डिस्टेंस पे होगा? एल पे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2l है। तो दोनों में से सेम फ्लक्स पास होने वाला है, 1 और 2 में से। मैं कह सकता हूं phi1 इज इक्वल टू phi2 लिख सकते हैं, और इसको अपन मान ले सिंपली फाई मान ले, इसको हम सिंपल फाई मान लेते हैं, ये फाई टोटल लिख देते हैं, फाई टी। ठीक है, तो अब अगर अपन फाई 1 या फाई, सिंपली मैं फाई बोल लूं, फाई निकाले कितना आएगा? फॉर्मूला क्या कहता है? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एच एल अपॉन एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, तो रूट 2 एल स्क्वायर। ठीक है, और एल बाहर आ जाएगा रूट से, तो एल रूट 2, तो एल से एल कट गया, तो अपना फाई कितना आ गया? क्यू बाय, यहीं पे लिख देता हूं मैं, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय रूट 2। ये आ गया बेटा अपना फाई। ठीक है, देखो आपको फाई 1 मिल गया, आपको फाई 2 मिल गया, दोनों सेम है, राइट हैंड साइड नॉन है, ये भी नॉन है। क्या आप फाई 3 कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या आप फाई 3 फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? यहां से 12 पूरा डिस्टेंस है, ज्योमेट्रिक सेंटर एल बेटा 12 तो कंप्लीट लेंथ है सिलेंडर की, सिलेंडर की कंप्लीट लेंथ है 12। ज्योमेट्रिक सेंटर कहां पे होता है? हाफ ऑफ द लेंथ पे, हाफ ऑफ द लेंथ, और यहाँ पे हाफ ऑफ द डायमीटर पे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सेंटर जो होगा वो यहां से भी एल डिस्टेंस, यहां से भी एल डिस्टेंस, दोनों से एल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, और ये इस सर्कल के एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो अभी हमने जो टीएनटी यूज किया था उस टीएनटी का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो अपने को फाई 1 मिल गया, अपने को फाई 2 मिल गया, दोनों सेम आएंगे क्योंकि फाई 1 और फाई 2 तो इसके इक्वल ही है। तो आपको फाई 1 फाई 2 मिल गया, फाई 3 कैलकुलेट करना है, तो फाई 3 कितना आ जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 टाइम्स ऑफ फाई, क्योंकि फाई 1 फाई 2 को मैंने क्या माना था? फाई, तो फाई की वैल्यू अवेलेबल है, आप यहाँ पे रखिए और इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं इससे आगे ना, कोई मुश्किल कैलकुलेशंस नहीं है बेटा इसमें। ठीक है, तो गॉस लॉ में जितनी अपनी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बनती हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, कुछ एक मैं आज असाइनमेंट अपलोड करूंगा आपको, तो वो असाइनमेंट आज कर लें, कल डाउट सेशन रखूंगा, और वो डाउट सेशन सभी बच्चे ज्वाइन करें। ठीक है बेटा, डाउट सेशन को भी आप क्लास की तरह एक कंपल्शन ही समझें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्लासरूम में कई बार डिस्कस नहीं किए जाते। आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए उन क्वेश्चन से, कोई नया ट्रिक, कोई नया तरीका सोल्व करने का। ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट में मैंने बहुत तरह के सवाल डाले हुए हैं, बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं उसमें। आप जितना असाइनमेंट को अटेम्प्ट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस से सोल्व करेंगे, तो आपको डील करना आ जाएगा प्रॉब्लम से, तरह तरह की प्रॉब्लम्स देख देख के। ठीक है, तो कहीं एग्जाम डे वाले दिन आपको माथा नहीं मारना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि असाइनमेंट अटेम्प्ट करें और डाउट सेशंस रेगुलरली अटेंड करें सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं बेटा कि डाउट सेशन रेगुलरली अटेंड करें, आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल है ये। ठीक है, अब वो चाहे ओल्ड स्टूडेंट हो चाहे न्यू स्टूडेंट हो,
कुछ ना कुछ तो सीखेगा बेटा न्यू स्टूडेंट भी, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल ब्लैंक तो हम है नहीं, थोड़ा बहुत तो हमने भी पढ़ा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हम गॉस लॉ से जो भी अपना डाउट सेशन होगा जिस भी टॉपिक का, हम किसी ना किसी प्रॉब्लम से कुछ नई चीज सीखेंगे, ठीक है ना, सोल्व करना सीखेंगे प्रॉब्लम्स को। और मैं कई बार ऐसा होता है मैं डाउट सेशन में मैं ट्रिक्स भी बताता हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने की, ठीक है, क्योंकि हर ट्रिक को क्लासरूम में सिर्फ मैं ट्रिक्स लिखवा दूं इसका कोई मतलब नहीं बनता। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अगर नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे उसका मेथड, ठीक है। क्लियर भाई सभी को? ठीक है, तो असाइनमेंट अपना अटेम्प्ट करें और डाउट सेशन अटेंड करें। लास्ट डाउट सेशन बहुत कम बच्चों ने डाउट सेशन अटेंड किया था, आई थिंक बाकियों को फिर डाउट ही नहीं आ रहा, बाकी लोग तो फिर पूरा मतलब एकदम बिंदास, उनको तो सब कुछ आता है फिजिक्स में। ऐसा है, ऐसा ना सोचे बेटा, ठीक है। सब कुछ तभी आएगा जब आप सीखने की कोशिश करेंगे, जब आप सीखेंगे। और बैठे बैठे नहीं सीखा जाता कभी भी, सीखा तब जाता है जब आदमी ट्राई करता है, देखता है दूसरों को, खुद ट्राई करता है, तब सीखा जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं करूंगा, नहीं दोबारा तुम सर ने लेक्चर देना शुरू कर दिया सुबह सुबह। नेक्स्ट टॉपिक बेटा स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इससे भी हम बिल्कुल अवेयर हैं, कोई नई चीज नहीं है पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे लिए, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहली बात बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपना कंजर्वेटिव फोर्स होता है, हम पढ़ चुके हैं ये बात कई बार। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, याद रखें इस बात को, वक्त आने पे इस्तेमाल करूंगा। कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी एक छोटी सी, ठीक है। मान लो बेटा एक चार्ज है आपके पास Q1, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है, एक ही चार्ज मान लें, एक चार्ज हम मान लें Q1, ठीक है जी। एक चार्ज मान लें आप, कैपिटल Q मान लें, प्लस Q मान लें एक चार्ज, ठीक है। इस चार्ज की फील्ड में आपने क्या रखा हुआ है, एक दूसरा चार्ज रखा, ठीक है, स्मॉल q, एक दूसरा चार्ज रखा बेटा, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे डिस्टेंस मान लो बेटा, ये डिस्टेंस होगी अपनी r1, r1 डिस्टेंस पे रखा आपने एक चार्ज, ठीक है। अब यहां पे ये चार्ज कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है बेटा, अगर मैं मान रहा हूं ये चार्ज अपना पॉजिटिव है, तो ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। और इस फोर्स की वजह से ये इधर मूव करेगा, तो मान लो कुछ टाइम के बाद आ गया ये यहाँ पे इस पोजीशन पे, ठीक है। ये इनिशियली थी पोजीशन ए, ये है पोजीशन बी, चार्ज है अपना प्लस स्मॉल q, ठीक है। बी की डिस्टेंस हम मान रहे हैं r2, बी की डिस्टेंस बेटा अपन मान ले r2, ठीक है। ये चार्ज एक बड़े चार्ज की फील्ड में रखा हुआ था, एक छोटा चार्ज एक बड़े चार्ज की फील्ड में रखा हुआ था, तो ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये इसको धक्का मारेगा, अगर नेगेटिव होता तो इधर खींचता, ठीक है, धक्का मारेगा, उस धक्के की वजह से ये इधर मूव करेगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, जैसे ये अपनी पोजीशन छोड़ेगा, थोड़ा सा यहां पे आ गया, तो क्या फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी? बिल्कुल, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि हल्का सा इधर मूव करते ही डिस्टेंस चेंज हो गया भाई, डिस्टेंस चेंज हो गया, और अगर डिस्टेंस चेंज हो गया तो फोर्स वेरी कर रहा है, फोर्स वेरी कर रहा है। तो मैं यहाँ पे वो बातें लिखते जा रहा हूं, ए से बी तक हम बात करें तो फोर्स वेरी कर रहा है, फोर्स वेरी कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है फोर्स अपना। रिपीट कर दो बेटा, आपने बेटा इस चार्ज की फील्ड में एक चार्ज छोटा चार्ज रखा हुआ था प्लस q, r1 डिस्टेंस पे, ठीक है। ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा,
ये इसको धक्का मारेगा, कहेगा भाई तू उधर जा, पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपल्शन होगा। ठीक है, तो ये स्मॉल क्यू है बेटा, ये फिर से मैं लिख दूं, थोड़ा बड़ा लिख दूं, स्मॉल क्यू। ठीक है, दिस चार्ज इज स्मॉल क्यू। इसने इसको इधर धक्का मारा, धक्का लगने की वजह से ये इधर चल पड़ेगा भाई, इधर चलना स्टार्ट होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब जैसे ही चलेगा तो इसकी इस चार्ज से डिस्टेंस थोड़ा चेंज हो जाएगी। मान लो ये यहां पे पहुंच गया तो इसकी डिस्टेंस थोड़ा चेंज हो गई, पहले वाले डिस्टेंस से अलग हो गई। अगर डिस्टेंस अलग हो गई, डिस्टेंस बढ़ गई, तो फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यानी कि यहां से यहां जब ये पहुंचा तो पहला चीज जो था ना कि पूरे रास्ते में फोर्स कांस्टेंट नहीं था भाई, फोर्स कांस्टेंट नहीं था, फोर्स वाज वेरिंग, फोर्स वेरी कर रहा था, पहला पॉइंट। ठीक है, अब मान लो ये पहुंच गया बी पे, कोई पोजीशन R2, कोई ना कोई पोजीशन R2, बी पे पहुंच गया बेटा। ए से बी ये पहुंचा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, इस फोर्स ने, ध्यान से सुने, वर्क पावर एनर्जी में लेके चल रहा हूं, इस फोर्स ने, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ना, उसने इस चार्ज को यहां से यहां मूव कराया। एक फोर्स ने एक बॉडी को यहां से यहां मूव कराया, तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा ना, इस चार्ज ने कुछ ना कुछ तो वर्क डन किया होगा। और वर्क डन हम कैसे लिखते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हम क्या लिखते हैं, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है, तो हम दूसरा तरीका यूज करेंगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds। याद है पुराने पाप, ये हजम कर लो एक बार, डाइजेस्ट कर लो यहां तक, है ना, हाइबा खराब हो गया होगा, थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी आ गया ना बेटा। इस चार्ज ने इसको यहां से यहां ले जाने में कुछ काम किया होगा, क्योंकि डिस्प्लेस किया है। मैं मान लू वो वर्क डन था W, तो उस वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है। ठीक है, तो चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, है ना, फोर्स फोर्स को थोड़ी देर गोली मारो। मान लो बेटा बीच में किसी भी एक पॉइंट पे मान लें, और एक रेफरेंस मान के सोल्व करना है कि जब ये यहां पे था, किसी भी मोमेंट पे ये यहां पे था, ठीक है, चार्ज है अपना स्मॉल क्यू, ठीक है, ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट की डिस्टेंस मान लो बेटा मैं R, कि इस फोर्स की वजह से ये इधर डिस्प्लेस हुआ और किसी भी मोमेंट पे इस पॉइंट पे था, और इसका डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे इस तरफ होगा बेटा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, और मैं क्या लिख लूं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसका dr, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या लिख ले, dr। ठीक है, इस फोर्स की वजह से ये इधर चलना स्टार्ट हुआ, किसी भी मोमेंट पे ये यहां पे था, किसी पॉइंट पे था, यहां से r डिस्टेंस पे, तो मैं वर्क डन क्या लिख सकता हूं, छोटा डिस्प्लेसमेंट dr, बहुत छोटी, बहुत ज्यादा छोटी डिस्टेंस के लिए मैं फोर्स को लगभग लगभग कांस्टेंट मान सकता हूं, इसलिए मैंने छोटा एलिमेंट लिया कि भाई उस फोर्स की वजह से छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, तो छोटा वर्क डन क्या लिख सकते हैं अपन, F डॉट dr, और डॉट थीटा क्या है बेटा, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो थीटा 0, तो सिंपली हम क्या लिख दें, F dr, F dr। ठीक है, फोर्स कितना लगेगा बेटा, K Q बाय R स्क्वायर इंटू dr, क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या मानी थी मैंने, R, इस पॉइंट की। ठीक है, अब देखो बेटा ये छोटा वर्क डन था, अगर नेट वर्क डन चाहिए तो मैं इंटीग्रेट कर दूं इसको, K Q बाय R स्क्वायर dr। कहां से कहां गया ऑब्जेक्ट, A से B तक, यानी कि R1 से R2 तक मूव किया, तो लिमिट्स रख देंगे R1 से R2, लिमिट्स रख दी बेटा R1 से R2। समझ आ रहा है या नहीं, मुझे बता दो यार अभी, है ना, कहीं फिर मैं पूरा पढ़ा लूं और फिर
भी तुम्हें समझ ना आए फिर क्या फायदा। हाँ है ना, समझ आ रहा है भाई सभी को? ये एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट माना मैंने, इस फोर्स की वजह से उसका वर्क डन निकाला, छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन आएगा इतना, कंप्लीट यहां से यहां डिस्प्लेस होने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये आ गया भाई। कहां से उठाया? R1 से लेके R2 तक लेके जाना है, R1 से R2 तक अपने को इसको लेके जाना है, ठीक है। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ऊपर वाला मिटा दूं मैं सारा, इस पे आएगा नहीं अदरवाइज। ये नोट डाउन कर लिया था ना सभी ने? ऐसा तो नहीं कोई बच गया हो? ठीक है जी, चलो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो अपने को वर्क डन मिलेगा के क्यू क्यू, बेटा बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाय आर स्क्वायर, यानी कि r पावर -2 dr, r1 से लेके r2, ठीक है। x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x पावर का इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या आएगा भाई इसका इंटीग्रेशन? r पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है। तो ये क्या आएगा? k क्यू क्यू r पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो माइनस साइन आ गया बाहर और लिमिट R1 से R2, तो वर्क डन क्या मिल गया बेटा? -k क्यू क्यू, और लिमिट्स अपनी अंदर क्या बच गई? ऊपर r पावर -1, तो यानी कि 1/r, R1 से R2, R1 से R2, ठीक है। और लिमिट्स रख दो अब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? -k क्यू क्यू 1/r2 -1/r1। जी हाँ, यहां तक बेटा समझ आ गया सभी को कि हमने वर्क डन कैलकुलेट कर दिया -k क्यू क्यू, ठीक है। और अगर मैं माइनस साइन को अंदर कर दूं तो ये क्या बच जाएगा? 1/r1 -1/r2। मैंने माइनस साइन को ही अंदर कर दिया, ठीक है, माइनस साइन को ही अपन ने अंदर कर दिया, क्लियर? ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी, आपने बेटा एक चीज पढ़ी थी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखते हैं हम ऐसा? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू क्यू 1/r1 -1/r2, 1/r1 -1/r2। और इधर भी अगर हम माइनस कॉमन ले लें, दोबारा से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा? R2, इधर अपना R1, और माइनस u फाइनल माइनस u इनिशियल, चेंज को क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो इसके इक्वल आ गया, माइनस माइनस उड़ गया, माइनस माइनस उड़ गया, तो मिटा दो भाई इसको। अपना जो मुद्दा था, हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए थी, मिल गई भाई। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाय R2 माइनस के क्यू क्यू बाय R1। ये बेटा अपने को पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन मिल गया, और यहां से मैं पोटेंशियल एनर्जी को कह सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाय R। जनरल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपको दो चार्जेस का सिस्टम दिया हुआ है, ये तो चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी आया कि आप ए से बी लेके गए, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज बता रहा है ये आपको किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बताएगा। तो ये है चेंज, और ये है इंस्टेंटेनियस भी लिख देते हैं हम इसको, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी।
इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी इंस्टेंट पे आपको एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो आप क्या करो, जो दो चार्जेस हैं, मान लो एक चार्ज है Q, ये है Q, इनके बीच में सेपरेशन है R, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, K Q बाय R, K Q बाय R। ठीक है, क्लियर है बेटा, समझ आया सभी को? ये पोटेंशियल एनर्जी एट एनी मोमेंट K Q बाय R। और एक बहुत जरूरी बात मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड बता दूं, क्योंकि बहुत जरूरी बात तो एक ही होती है, चार्ज से रिलेटेड, साइन से रिलेटेड। ठीक है, आप जब भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑलवेज यूज चार्ज विद साइन, यूज चार्जेस विद साइन, चार्जेस को विद साइन यूज कीजिए भैया। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फॉर्मूला में पॉजिटिव वैल्यू लिखिए, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव वैल्यू लिखिए। अगर आपने साइन यूज नहीं किया, प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, डेफिनेटली 100% रॉन्ग प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा उससे आपको। ठीक है, तो ये बात खासकर ध्यान रखें, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो जब भी आप फॉर्मूला यूज करें, आप चार्ज के साइन को ना भूलें, उसके साथ भेदभाव ना करें। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? यूज चार्जेस विद साइन, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ये। ठीक है भैया, क्लियर सभी को? चलो ठीक है, आज की क्लास में अपना पोटेंशियल एनर्जी तक ही। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, असाइनमेंट आज गॉस लॉ की असाइनमेंट आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप अपने असाइनमेंट ट्राई करें, सारे क्वेश्चंस ट्राई करें आप लोग। ठीक है, जो डाउट्स आते हैं कल इवनिंग में डाउट सेशन रखेंगे। ठीक है, टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली 4 PM या फिर 5 PM। ठीक है, पहले से ही बता देता हूं, प्रिपेयर रहें और सभी बच्चे डाउट सेशन ज्वाइन करें, चाहे वो नया स्टूडेंट हो चाहे पुराना स्टूडेंट हो। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो नए स्टूडेंट्स हैं पुराने वालों के पास होगा 8901113028। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा। आपको कोई भी परेशानी आ रही है, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका डाउट या कोई भी अनदर परेशानी है, आपको कोई टॉपिक समझना है, ठीक है, घबराए नहीं बिल्कुल भी, बैकअप सारा करवाया जाएगा आपको। ठीक है, बस इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ी चीजें थोड़ी इंटर रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, लेकिन डरे नहीं। ठीक है ना, प्रॉब्लम से डरे नहीं बिल्कुल भी, समाधान होगा बेटा हर चीज का, हम और आप मिलके समाधान करेंगे। ठीक है ना, मिलके मेहनत करेंगे, हम मिलके एफर्ट्स लगाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो फिर से सभी को गुड लक, पढ़ाई करते रहें बेटा, स्टे होम स्टे सेफ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल। ठीक है, कल सबके लिए बाय बाय। किसी को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में अपना पोस्ट कर सकते हैं बेटा।